हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम बेटा, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 3, है ना। आप सबको पता है कि हम सब्जेक्ट वाइज जो है, टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं एक एमसीक्यू सीरीज़, जिसके अंदर क्या है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करा है। हिस्ट्री से हमने ये शुरू करा है एंड मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये लेक्चर 3 है। हम यूरोपियन, भारत में यूरोपियन का आगमन जो है उसके अंदर थर्ड पार्ट, जिसमें ईस्ट इंडियन कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी भारत आई थी, उससे कौन से जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव हो, खासकर अभी जो आने वाले एग्जाम में पटवारी, जेबीटी और टीजीटी आर्ट्स के, तो उन सब के लिए ये जो वीडियोस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपको एक जगह पे प्लेलिस्ट के अंदर या कोर्स के अंदर जाके आप जाओ, वहाँ पे चेक करो। मैं अलग अलग कोर्स वहाँ पे बना के रखूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफी, एचपी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके जीएस से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके कोर्स वहाँ होंगे, उनके एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर चाहता है डिटेल्ड जो है लेक्चर्स आपको समझाए जाएं, पढ़ाए जाएं, कौन से सब्जेक्ट के आप चाहते हो, किस तरह से आप जो चाहते हो, कौन सी चीज़ आपको नहीं आता है, आपको टफ लगता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। देन आई विल डिस्कस, मैं आपके साथ वो प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल ये है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, वेयर वॉज फर्स्ट ईस्ट आपका इंग्लिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया 1611। बोलते हैं 1611 में भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है वो कि पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, ये भी पूछ रहा है साथ में 1611 में भारत में कब हुई। तो ये चीज़ को ध्यान देना, 1611 में सिर्फ पूछा है स्पेसिफिक, तो कहाँ हुई थी। तो जब ब्रिटिशर जो हैं इंडिया आए थे ना, उस टाइम पे यहाँ मुग़लों का शासन था। मुग़लों के शासन के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा मुग़लों का शासन, अगर हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी भारत कब आती है, 1608 में। कंपनी बनती कब है, 1600 में, है ना। 1600 के अंदर कंपनी बनती है, 1608 में भारत आती है ये। जब ये 1608 में भारत आई तो उस समय मुग़ल शासक कौन था। 1605 के बाद आप देखोगे तो कौन था, अकबर के बाद जहांगीर था। तो जहांगीर का टाइम जो है कब तक रहता है, 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है 1627 से लेकर 1658 तक। एंड 1658, 1658 से लेकर 1707 तक आपको औरंगज़ेब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बाद भी जो मुग़ल शासक रहे, इन सब के टाइम में था। जहांगीर के शासक काल में भारत में अंग्रेज़ आए थे, पहली बात तो ये क्लियर रखना। अब ये जब जहांगीर का शासन चल रहा था ना, उस टाइम पे आप देखोगे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कौन कौन आ रखे हैं। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, पुर्तगालियों के बाद जो है डच जो है वो भी आ रखे थे 1605 में। तो पुर्तगाली हैं, डच हैं, ये सब यहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। तो पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा जो है था इन्फ्लुएंस, दबदबा भी था। ये आपका मुग़ल कोर्ट के अंदर भी उनका जो है दबदबा था। इवन कि जहाँ पर ये जो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पर पुर्तगालियों का बहुत अच्छा दबदबा था। इसीलिए पुर्तगाली जो हैं अंग्रेज़ों को बहुत आसानी से यहाँ रहने नहीं दे रहे थे। तो पहली बार अंग्रेज़ जो है वेस्ट कोस्ट से यहाँ ईस्ट कोस्ट की तरफ चले गए थे। और नीचे कोरमंडल के तट पे एक जगह है मसूलीपट्टनम, मैंने आपको पीछे भी बताया है। तो उस मसूलीपट्टनम में जाके 1611 में इन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री खोली थी। लेकिन ये परमानेंट फैक्ट्री नहीं थी, परमानेंट फैक्ट्री बाद में ओपन होती है, आगे चल के देखेंगे। आंसर मछलीपट्टनम 1611। पहली फैक्ट्री अगर पूछा तो 1611 मछलीपट्टनम। अगर बेटा 1611 नहीं लिखा होगा और सिर्फ ये बोला कि पहली फैक्ट्री जो है भारत में कहाँ ओपन हुई अंग्रेज़ों की, तो सिर्फ पहली फैक्ट्री लिखा होगा तो सूरत आंसर हो जाएगा और 1613 है वो। क्योंकि सवाल आप देखोगे एनसीईआरटी में 1611 वाला लिखा है उसने, ठीक है। अब बाकी आप गूगल सर्च करके कोई और देखोगे लिंक्स या कोई और क्वेश्चन देखोगे तो वो 1613 बोलते हैं। किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं बहुत सारे में 1613 है। तो 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री, लेकिन वो लिखता नहीं है कि परमानेंट फैक्ट्री। अगर नॉर्मल पूछेगा पहली फैक्ट्री तो 1613 आंसर सूरत हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर लिखा है 1611 में कहाँ पहली फैक्ट्री, तो हो जाएगा आपका मसूलीपट्टनम, ठीक है, ध्यान देना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मुगल रूलर ग्रांटेड द इंग्लिश परमिशन टू
ट्रेड एट सूरत। बोलता है किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी। मैंने अभी यही बोला था कि 1613 में सूरत में इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, परमानेंट फैक्ट्री बनी। तो 1613 के आसपास आप मुगल जो शासक था उसका टाइम मैच कर लो। मैंने अभी बोला 1605 के बाद जो है अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर, और 1605 से लेकर 1627 तक रहता है, 1613 उसके बीच में है, तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो बी आंसर है। थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है बस, बहुत ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे सब सेटल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आंसर जो है जहांगीर। जहांगीर ने जो है परमिशन दिया था बेटा सर थॉमस रो को, ठीक है। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको ये परमिशन दिया था यहाँ पे आपका क्या करने का, ट्रेड करने का। ध्यान देना, सर थॉमस रो को दिया था। ये भी सवाल आगे अलग से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका, मद्रास के पास एक किला बनाया था। हुआ क्या, जब अंग्रेज़ भारत आए तो अंग्रेज़ भारत धीरे धीरे कुछ जगहों पर अपना परमानेंट जो है वो सेटलमेंट होना शुरू कर दिया। मतलब भारत के अंदर बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इन 3 जगहों पे ये परमानेंट रहना शुरू कर दिया। अपना जो है यहाँ पे इन्होंने जो फैक्ट्री बनाई थी, फैक्ट्री की चारों तरफ किलाबंदी करके फोर्ट्स बना दिए, उन्होंने किले बना दिए प्रॉपर। तो फोर्ट्स जो है यहाँ पे पूछ रहा है, एक फोर्ट था मद्रास का, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो वहाँ पर बोलता है इंग्लिश ने, ब्रिटिशर ने किससे परमिशन जो है यहाँ पे लिया था, वॉज ऑब्टेन्ड बाय इंग्लिश फ्रॉम। तो बोलते हैं मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेज़ों ने किससे प्राप्त किया, सेंट जॉर्ज किससे प्राप्त किया, लोकल रूलर से परमिशन लिया, डच से लिया, पोर्चुगीज से लिया, या फ्रेंच से लिया, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लोकल रूलर से 1639 में, ठीक है, एक फ्रांसिस करके ना, एक फ्रांसिस करके अंग्रेज़ व्यापारी था। तो फ्रांसिस जो अंग्रेज़ व्यापारी था उसने जो है यहाँ पे एक जो ये राजा था, है ना, यहाँ का आपका मद्रास के आसपास जो रीजन था वहाँ का, उससे वो ज़मीन जो है वो ली थी उसने। और उस जगह पे उसने पहली एक जो है यहाँ पे धीरे धीरे फैक्ट्री बनाना शुरू किया फ्रांसिस ने 1639 में। बाद में जाके उसकी किलाबंदी होने लगा। 1641 के आसपास वो प्रॉपर जो एक फोर्ट बना, किला बना, जिसको सेंट जॉर्ज बोला गया। और भारत के अंदर पहला प्रेसिडेंसी जो बनती है, प्रेसिडेंसी मतलब प्रॉपर जहाँ से इनका हेड क्वार्टर एक तरह से, तो हेड क्वार्टर जो भारत के अंदर था ब्रिटिशर्स का, वो मद्रास में बना था पहला हेड क्वार्टर, जिसको प्रेसिडेंसी बोला गया मद्रास, और 1641 में वो बनना, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना कि ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन में भी है, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। देन सेकंड बोलता है विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल सुपरमेसी इन इंडिया। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक जो वर्चस्व था उसकी नींव रखी। तो मतलब भारत में ब्रिटिशर ने अपना राजनीतिक जो वर्चस्व स्थापित करा, मतलब जो शुरुआत हुई उनकी कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल जो उनका इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल जो सुपरमेसी थी, कि वो डिसाइड कर पा रहे थे पॉलिटिकली कि ये कौन क्या करेगा, कौन कौन सा काम करेगा, भारत के लोगों के ऊपर वो अपना जो है रूल्स मतलब थोप रहे थे। तो वो कौन से युद्ध के बाद ये चीज़ हुई। तो डेफिनेट है कि जब पहली बार कोई भारत का जो शासक होगा किसी जगह का, वो हारेगा ब्रिटिशर से, तो उसको सुनना पड़ेगा फिर ब्रिटिशर की। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा बंगाल के अंदर ना क्या था कि एक सूबा था बंगाल, किसका, मुगलों का, और ये सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। तो बंगाल के अंदर यहाँ पे सूबेदार होते थे। कौन होते थे, सूबेदार। तो सूबेदार एक था, आगे चल के हम उस बैटल के बारे में डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट है, एक है प्लासी, एक है बक्सर। तो जब आप बैटल ऑफ प्लासी देखते हो जो कि 1757 में हुई, इस बैटल ऑफ प्लासी में किसके साथ हुई, जो कि सूबेदार था बंगाल का। और बंगाल का सूबेदार जो है यहाँ पे कौन था, वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है इसके साथ लड़ा था ब्रिटिश एक गवर्नर था पहला बंगाल का, उस मतलब गवर्नर पहले कंपनी का गवर्नर था, बंगाल का नहीं कंपनी का बना था वो गवर्नर वहाँ। तो उसका नाम था आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो लड़ा था किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, किसमें, 1757
प्लासी के युद्ध में और सिराजुद्दौला को हरा दिया उसने। सिराजुद्दौला कैसे हारा, क्यों हारा, उसका कारण ये था कि सिराजुद्दौला के खिलाफ उसी के कुछ लोग हो गए थे जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने उसके खिलाफ कर दिए थे वो, और उनमें से एक बंदा था मीर जाफ़र। जाफ़र जो है, ये मीर जाफ़र जो है, इसको अंग्रेज़ों ने कहा था कि तेरे को हम सूबेदार बना देंगे बंगाल का, तूने हमारे को साथ देना है सिराजुद्दौला को हराने में। तो इस तरह से मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र के साथ घसीटी बेगम थी, बहुत सारे और भी लोग थे। आपको बस ये याद रखना है, मीर जाफ़र जो है और सिरा सिराजुद्दौला के अपने ही जो लोग थे, उन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का, खासकर रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, तो हारा था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के हारने के बाद यहाँ पे बेटा बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफ़र जब बनेगा ना आपका ये सूबेदार बंगाल का, तो मीर जाफ़र किसने बनाया, अंग्रेज़ों ने। अब वो अंग्रेज़ों का एक कठपुतली थी। अब मीर जाफ़र को उनको क्या देना पड़ा, 12 कुछ गाँव की ज़मींदारी दे दी उनको। अब 12 गाँव के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होना शुरू हो गया था, किसका, ब्रिटिशर का। इस तरह से पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर का शुरू हो जाता है बैटल ऑफ प्लासी से, जब मीर जाफ़र हारता है और उनका ही एक बंदा, उनके द्वारा बिठाया हुआ बंदा वहाँ पे बनता है क्या, सूबेदार। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना बैटल ऑफ प्लासी। बाद में चल के बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764, जो कि एक प्रॉपर डिसाइसिव बैटल था, जिसमें ये डिसाइड हो गया था कि बंगाल के अंदर अब ब्रिटिशर की जो है प्रॉपर जो है पावर एस्टेब्लिश हो गई है भाई। क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के अंदर हम देखते हैं कि मीर कासिम एक यहाँ सूबेदार बंगाल का बना होता है। मीर जाफ़र के बाद भी एक और बन जाता है तीसरा, मीर कासिम। तो मीर कासिम बंगाल का सूबेदार था। शाह आलम टू करके मुग़ल शासक हुआ करता था इस टाइम पे, शाह आलम टू। और एक अवध पड़ता था। अगर आप मैप देखोगे, जब डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, मैं डिटेल में जब आपको बताऊंगा चीज़ों को, तो उसमें आप देखना इंडिया का ना, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ अवध, अवध के साथ लगता था आपका क्या, बंगाल। तो अवध जो है बंगाल के साथ ही टच होता हुआ एरिया था। अवध में जो है अलग से बैठता था एक सूबेदार। ये भी अलग अलग छोटे छोटे जो हैं स्टेट थे, जो कि पहले मुगलों के कंट्रोल में थे, धीरे धीरे ये आज़ाद हो गए थे, अपना ही शासन चला रहे थे ना। तो अवध के अंदर एक बंदा बैठता था शुजाउद्दीन दौला, तो उसका नाम था शुजाउद्दीन। ये जो शुजाउद्दीन है, यहाँ जो लिखा है देखो यहाँ पे, है ना, शुजाउद्दीन। तो शुजाउद्दीन था कहाँ का नवाब, अवध का। शाह आलम टू था मुगलों का शासक, पूरे भारत मुगल एम्पायर जो भी बचा हुआ था थोड़ा बहुत, उसका शासक था। और साथ में यहाँ पे मीर कासिम था बंगाल का सूबेदार। इन तीनों को हराया था ब्रिटिशर ने इस बैटल ऑफ बक्सर में। अब बैटल ऑफ बक्सर में हराया जिसने, तो उसका नाम भी पता होना चाहिए, रॉबर्ट क्लाइव तो बाद में आता है, हेक्टर मुनरो ने हराया था। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश एक कमांडर था, उसने हराया था इन तीनों को लड़ाई में। अब मुगल शासक ही हार गया, तो यहाँ पर बंगाल पूरा का पूरा जो है वो इनको देना पड़ता है, जिसके अंतर्गत एक ट्रीटी होती है। इस लड़ाई को हारने के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि के अंदर हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर जो है वो हाथ में आ जाती है अंग्रेज़ों के। ठीक है, तो इस तरह से ये भी चीज़ें कुछ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडियन कंपनी को 1600 ईस्वी में चार्टर किससे मिला। चार्टर क्या है, चार्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ राइट है, एक मतलब कानून समझो आप, एक कागज़ जिस पे कुछ अधिकार दिए गए हों किसी को, तो वो चार्टर। तो ऐसा ही अधिकार दिए गए थे स्पेशल कंपनी को, कहाँ, किसके, वहाँ के राजा और रानी के द्वारा, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की उस टाइम पे रानी थी, राजा नहीं था। तो कौन सी रानी थी, तो रानी तो यहाँ पे एक दिख रहा है हमारे को, कौन, एलिजाबेथ फर्स्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है बेटा, तो इसने ग्रांट किया था 15 साल की, शुरू में इनको 15 साल की जो है कंपनी को मोनोपोली दी गई थी। 15 साल के लिए ये कहा गया था कि ये जो आप देखते हो अफ्रीका, अफ्रीका में नीचे यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, तो बोलता है यहाँ पर अफ्रीका है, नीचे ऊपर को यूरोप है, इधर को नॉर्थ अमेरिका, इधर को साउथ अमेरिका, इनके बीच में पड़ता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशियन से लेकर ईस्ट की तरफ, या फिर आप बोलो केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका वाला है, केप ऑफ गुड होप से पूर्व की तरफ सिर्फ ब्रिटेन से एक ही कंपनी व्यापार करने जाएगी, वो है ईस्ट इंडियन कंपनी ब्रिटिशर की। ठीक है, तो
ईस्ट इंडियन कंपनी ही सिर्फ बोलता है ब्रिटेन से जाएगी व्यापार करने पूरब की तरफ इस लाइन से, इसको मोनोपोली बोलते हैं। जैसे मान लो भारत में ये बोले कि जियो ही जो है 5G चलाएगा, बाकी कोई कंपनियां नहीं चलाएंगी जो भी ये नेटवर्क देती हैं 5G, तो मोनोपोली होगी 5G के ऊपर जियो की, वैसा इनको बोला था सिर्फ यही जाएंगे। तो ये 15 साल की मोनोपोली थी, इसके बदले इनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते थे। लेकिन ये शुरू में 15 साल था, पर बाद में जो है रानी की डेथ हो जाती है, उसका बेटा राजा बनता है, तो राजा ने 1609 ईस्वी में इस मोनोपोली को इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ा दिया था। तो मतलब इसको बोल दिया था कि देखेंगे हम आगे चल के कब इसको ख़त्म करना है, बाकी तुम अब मोनोपोली है तुम्हारे को, तुम करते रहो ट्रेड। ठीक है, तो याद रखना क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर दिया था ईस्ट इंडियन कंपनी को। नेक्स्ट सवाल है, विच ट्रीटी अलाउ द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन बंगाल आफ्टर 1717। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी संधि हुई थी बेटा ब्रिटिशर के साथ जिसकी वजह से बंगाल के अंदर 1717 में जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्री ओपन की, बाद में जाके 1717 में नहीं, 1717 के बाद। वो ट्रीटी 1717 में हुई थी, तो 1717 के बाद बंगाल में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री स्थापित करने के अनुमति किससे मिली थी? तो किससे मिली थी ये अनुमति, कौन सी ट्रीटी ऐसी हुई थी? तो यहाँ पे बोले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो वो तो जी बेटा बहुत पहले हो चुकी है, 1660 है ना, 4 में ये मतलब लड़ाई हुई, 65 में ट्रीटी होगी। फरमान फारूक सियार ने दिया था 1717 में, बोलते उसके अंतर्गत हुआ। ट्रीटी ऑफ पुरंदर या ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये तो दोनों है ही नहीं से रिलेटेड, पुरंदर और मद्रास। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि फारूक सियार जो है इसने जो है बेटा रॉयल फरमान, शाही फरमान दिया था अंग्रेज़ों को 1717 में। और इस शाही फरमान में दो चीज़ें मिली थी अंग्रेज़ों को, एक को बोलते हैं दीवानी, एक को बोलते हैं दस्तक। दीवानी अधिकार और दस्तक अधिकार, ये दोनों मिले थे इस शाही फरमान के अंदर। दीवानी अधिकार में ये था कि यहाँ पर अब अंग्रेज़ों को कुछ जगहों पे अधिकार मिला था कि वो टैक्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते थे। वो टैक्स जो है सरकार मतलब मुग़लों के लिए कलेक्ट करते थे, मुग़लों के साथ उनका एग्रीमेंट था, मुग़लों को कुछ पैसे देते थे, बाकी वो अपने लिए रखते थे। ऐसे टैक्स कलेक्ट करने का इनको अधिकार मिला था, दीवानी। दस्तक अधिकार वो था जैसे कि कोई चुंगी आपने देखा होगा बॉर्डर पे टोल टैक्स लगता है कि कौन सा सामान अंदर जाएगा, फिर चेकिंग होती है। तो दस्तक अधिकार ये था कि कौन सा सामान भारत के बंदरगाहों पर, बंगाल के बंदरगाह पे उतरेगा और भारत में बिकेगा और कौन सा नहीं बिकेगा, इसको परमिशन देने का अधिकार था दस्तक। तो ये परमिशन देने का अधिकार भी अंग्रेज़ों को मिल गया, इसी का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। ये फारूक सियार के रॉयल फरमान का, शाही फरमान का, इसी की वजह से बाद में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये कारण होते हैं। बक्सर और प्लासी के युद्ध के कारण होते हैं। रॉयल फरमान जो दिया था फारूक सियार ने, उसके मिसयूज़ किया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है ये फारूक सियार का जो फरमान था, है ना, फारूक सियार एक मुग़ल शासक था। 1712 से लेकर 1719 तक था मुग़ल शासक फारूक सियार, ध्यान देना। ठीक है, इसी बीच में ये फारूक सियार ने जो है ये दिया था 1717 में, ये रॉयल फरमान। अब बंगाल के अंदर लेकिन फैक्ट्री ओपन होती है 1651 में, ध्यान देना। 1717 में फैक्ट्री ओपन नहीं होती है, उसकी वजह से बाद में होती है 1651, 1651 में हुगली नदी के किनारे बंगाल के अंदर पहली फैक्ट्री जो है ब्रिटिशर अपनी खोलते हैं। ठीक है, उस समय वहाँ पर वो परमिशन मांगते हैं वहाँ के सूबेदार से, जिसका नाम था शुजा, सुल्तान शुजा। तो याद रखना सुल्तान शुजा ने परमिशन दिया था 1651 में इनको बंगाल में फैक्ट्री ओपन करने का, हुगली नदी के किनारे। और शुजा जो है ये बेटा था शाहजहां का, 4 बेटे थे ना शाहजहां के, औरंगजेब था उनके साथ, तो ये शुजा शाहजहां का बेटा था, दूसरा बेटा था। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट सिटी एमर्ज्ड एज द मेन इंग्लिश सेटलमेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट। बोलता है पश्चिमी तट पर अंग्रेज़ों का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। पश्चिमी तट पर आपको बंदरगाह बताना है, पश्चिमी तट पर। तो याद रखना सूरत अंदर जाके, बंदरगाह नहीं है सूरत में, तो यहाँ नीचे जाके बॉम्बे है तट। ठीक है, तो यहाँ आंसर बॉम्बे हो जाएगा बेटा। तो बॉम्बे जो था ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, कोस्ट था, एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था, किसका, ब्रिटिशर का। अब यहाँ पर देखो बॉम्बे ब्रिटिशर के पास आया कहाँ से, कैसे आया। तो आप देखोगे
कि यहाँ पर 1660 से लेकर मतलब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 1660 के आसपास याद रखो। एक राजा था ब्रिटिश जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है बेटा पुर्तगाल के एक रानी के साथ जिसका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा। अब पुर्तगालियों के पास था पहले से ही बॉम्बे वाले जो आइलैंड थे, हमने देखा पीछे, है ना, उन्होंने कब्जा कर रखा था, तो उनके पास वो आइलैंड थे। पोर्चुगीज़ वाले वीडियो आप देख लेना MCQs। तो वहाँ पर ये जो पुर्तगाली रानी थी इसकी शादी हुई ब्रिटेन के राजा से। और दहेज प्रथा तो इनके भी है, हर जगह ही है। हमारे तो था भी नहीं पहले, बाद बाद में आया अंग्रेज़ों के टाइम में, ये इन्हीं से सीखा होगा। तो यहाँ पर पुर्तगालियों ने क्या करा, दहेज में दिया था कौन सा जगह, बॉम्बे वाला जो आइलैंड थे ना सेलसेट वाले, तो वो आइलैंड जिसमें बॉम्बे है, तो वो जो है आपका यहाँ पे दहेज में दे दिया किसको, इस राजा को। अब राजा तो इंग्लैंड में है, तो राजा के पास कंपनी जो है वो कहाँ है, वो भारत में थी, वो मतलब ब्रिटेन की कंपनी थी। तो राजा ने 1661 में ईस्ट इंडियन कंपनी को लीज पे दे दिया ये बॉम्बे, कि आप लीज पे रखो और मुझे इसके बदले कुछ पैसे और ये सब देना है। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो कितने पैसे देने थे, रेंट। तो ये रेंट देना था कंपनी को, राजा को, सालाना। अब चीज़ ये है, ये याद नहीं रखना है कितना रेंट, क्या, बस रेंट देना था, सिंपल। अब बाद में होता ये है कि 1668 में ये लीज और ये सारा चीज़ जो है 1668 में प्रॉपर जो है ईस्ट इंडियन कंपनी को ये सौंपी जाती है। लेकिन 1661 में जो है अंग्रेज़ों के पास आ गया था क्या, बॉम्बे। ठीक है, 1668 में फिर ईस्ट इंडियन कंपनी को सौंपी जाती है बॉम्बे को प्रॉपर। तो ये ध्यान देना। नेक्स्ट है बॉम्बे वॉज ट्रांसफर टू ईस्ट इंडियन कंपनी एज अ पार्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है बॉम्बे अंग्रेज़ों को किसके अंतर्गत मिला, किसके अंतर्गत मिला बॉम्बे अंग्रेज़ों को। अभी अभी मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये आंसर देना है 8वें क्वेश्चन का। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है विच इंग्लिश ऑफिसर नेगोशिएटेड ट्रेड प्रिविलेजेस विद द मुगल कोर्ट। मैंने आपको बताया था बेटा कि मुगल दरबार के व्यापारिक अधिकार किस अंग्रेजी अधिकारी ने प्राप्त किया। कौन सा ऑफिसर था ब्रिटिशर जिसने मुगल दरबार से जो है अधिकार प्राप्त करा, किस चीज़ का, व्यापार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन था, है हॉकिन था। हॉकिन तो पहला मतलब इनका कमांडर था जो भारत आया था अपने जहाज, हेक्टर जहाज के नाम, हॉकिन के जहाज का नाम हेक्टर था। 1608 में जो भारत पहली बार पहुंचा ब्रिटिश कंपनी को लेके, वो हॉकिन ही था। क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव तो बहुत बाद में आया जी। हेस्टिंग था, हेस्टिंग तो रॉबर्ट क्लाइव के भी बाद में आएगा, वॉरेन हेस्टिंग। या हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी हम सिर्फ ब्रिटिशर का स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं वीडियोस। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया एक्ट, बहुत सारी चीज़ें अभी हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका कवर हो जाता है इसके अंदर, हो जाएगा, आप बस एक बार देखते रहना, प्रॉपर पढ़ते रहना। तो यहाँ पे बेटा ना पीछे हमने पढ़ा था थॉमस रो। तो ये थॉमस रो ने 1615 के अंदर जो है प्रॉपर, यहाँ पे आप देखोगे 1615 में सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में गया था और अपने राजा किंग्स जेम्स फर्स्ट, राजा का नाम था जेम्स फर्स्ट, जब ये एलिजाबेथ मरी तो उसके बाद उसका बेटा बना था यहाँ राजा, वो था किंग्स जेम्स फर्स्ट। इस किंग जेम्स फर्स्ट का एक लेटर लेके ये आया। लेटर के अंदर मतलब कुछ राजा के लिए गिफ्ट गुफ्ट ये वो कुछ थोड़ा सम्मान वगैरह दिया था। तो भारत में मुगल शासक तो खुश हो, उनके बस कुछ ना कुछ उनके बारे में झूठ सुनाते रहो कि तुम ऐसे हो वैसे हो, और वो खुश। तो ये जेम्स फर्स्ट बहुत तेज़ आदमी था, इसको सारी भाषाएं आती थी, इसको अरेबिक आती थी, अब अरबी इसको आती थी, पर्शियन इसको आती थी। तो वो जो आज मुगल शासक थे वो पर्शियन उनका कोर्ट लैंग्वेज था। जैसे आजकल इंग्लिश मानते हैं बहुत पढ़े लिखे लोगों की भाषा, वैसे उस टाइम पे पर्शियन मानते थे। तो पर्शियन बोलता बोलता था थॉमस रो, उसने बात करी पर्शियन में और राजा खुश कि यार खतरनाक है। और उससे पहले 1612 में एक लड़ाई हुई, जिसके अंदर ये लड़ाई हुई थी पोर्चुगीज़ के साथ, पुर्तगालियों और ईस्ट इंडियन कंपनी की। 1612 मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कौन सी लड़ाई हुई थी 1612 में जिसमें पोर्चुगीज़ को हराया था ब्रिटिशर ने। बताओ मुझे, पीछे मैंने बताया है आपको पोर्चुगीज़ के टाइम में 1612 कौन सी बैटल, सूरत के आसपास बैटल हुई थी ये। इसीलिए 1612 में जब पोर्चुगीज़ हारे थे ना यहाँ बुरी तरह, तो मुगलों ने देखा कि यार अंग्रेज़ तो बहुत तेज़ हैं और भी ज़्यादा तेज़ हैं ब्रिटिशर, इसीलिए उन्होंने उनको 1613 में वहाँ फैक्ट्री ओपन करने को राइट दिया था। लेकिन उनके ऊपर वहाँ पर लगता था यहाँ पर टैक्स,
अब 1615 में इसी टैक्स को माफ़ करवाया था इस थॉमस रो ने। ये जब दरबार में गया, इसने जहांगीर से परमिशन मांगी और फ्री ट्रेड करने की अनुमति जो है सूरत के अंदर इसने मांगी थी। ठीक है, तो याद रखना 1615 थॉमस रो जेम्स फर्स्ट के जो है राजा के वो लेटर लेके गया था जहांगीर के दरबार में, और यहाँ पे जो है मुगलों से परमिशन लिया था इन्होंने फ्री ट्रेड का सूरत के अंदर। बक्सर का युद्ध 1664 में हुआ। एक सिग्निफिकेंट था, बोलते हैं क्यों बक्सर का युद्ध 1764 में महत्वपूर्ण क्यों था? बक्सर का युद्ध 1764 में क्यों महत्वपूर्ण था? इनमें से आप बताओ। कि मुगल रूल खत्म हो गया था, दीवानी राइट जो है इसके अंतर्गत मिला था, बोलता है। इट स्टार्टेड द ब्रिटिश ट्रेड, ब्रिटिश का व्यापार शुरू हुआ था। इट एंडेड फ्रेंच पावर खत्म हुई थी क्या बक्सर में? बिल्कुल नहीं, एक ही चीज़ हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बेटा जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है ना 65 में, इस इलाहाबाद की संधि के अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के अंदर क्या करता है? ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, दोहरी कानून व्यवस्था स्थापित करता है रॉबर्ट क्लाइव। ड्यूअल गवर्नमेंट में एक होता है दीवानी राइट, एक होता है आपका यहाँ पर एक था दीवानी में क्या था? टैक्स वगैरह कलेक्ट करना। अब ब्रिटिशर ने बोला कि हम रखेंगे दीवानी राइट, जो भी पैसे से रिलेटेड जान संबंध है जो भी है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट था जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम, हॉस्पिटल, स्कूल, खर्चा खुर्चा, तो वो सब जो है वो किसको दे दिया? वो दे दिया मुगल। वहाँ पे एक बंदा बिठाया, उसको बोला तू संभालेगा ये वाला अधिकार, पैसे वाला हम करेंगे, दीवानी वाला राइट हम खुद देखेंगे कितना टैक्स लगना है किसके ऊपर। इसलिए भूमि बंदोबस्त जो है इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव लाता है, एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट रॉबर्ट क्लाइव लाता है। ठीक है, इजारेदार जिसको बोलते हैं इजारेदारी सिस्टम, तो रॉबर्ट क्लाइव लेके आता है इजारेदारी सिस्टम। 1 ईयर सेटलमेंट प्रोग्राम बाद में उसके वॉरेन हेस्टिंग फिर लाता है। तो इजारेदारी रॉबर्ट क्लाइव ने एस्टेब्लिश किया था क्योंकि उनको दीवानी राइट मिले थे वहाँ, जिसके अंतर्गत उसने क्या किया कि कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, एक ऐसा व्यवस्था स्थापित की। ठीक है, तो याद रखना दोहरा कानून व्यवस्था जो है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, ये रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर बंगाल में स्थापित किया। ठीक है, ये ध्यान देना। तो हो गया, दीवानी राइट जो है यहाँ पे मिले थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों उस टाइम पे बंगाल के अंदर आते थे, इसलिए तीनों जगह पे ये आया था ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। तीनों ही उस टाइम एक ही सूबा बंगाल सूबा के अंदर थे। नेक्स्ट, विच इंग्लिश फैक्ट्री वॉज फर्स्ट टू बी फोर्टिफाइड? अंग्रेज़ों की पहली किलेबंद फैक्ट्री कौन सी थी? बताओ, कहाँ पहली बार उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू किया और उसको पहला हेडक्वार्टर भी बनाया। बाद में वो साउथ इंडिया का सिर्फ हेडक्वार्टर बना जब और जगह हेडक्वार्टर बनना शुरू हुए, जैसे बॉम्बे में हेडक्वार्टर बाद में अलग बना, कलकत्ता में हेडक्वार्टर अलग बना, फिर वो मद्रास वाला जो है वो मद्रास साउथ इंडिया के लिए बचा था फिर हेडक्वार्टर। तो मद्रास इसका आंसर है, जो कि पहली बार हुआ था कब? मैंने पीछे बताया था कि 41 में बेटा, 1641 के अंदर यहाँ पे सेंट जॉर्ज एक किला बन गया था। 1639 से ये बनना शुरू किया था। एक फ्रांसिस करके अंग्रेज़ था, उसने ये लिया था वहाँ के शासक से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके बारे में टोटल लिखा है 1639 में फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे ने जो है मद्रास से जो है मद्रास के राजा से, कहाँ का राजा था? राजा ऑफ चंद्रगिरी, ये भी ध्यान देना। चंद्रगिरी यहाँ छोटा सा स्टेट था, तो चंद्रगिरी मद्रास के आसपास का जो एरिया है वहाँ के राजा से ये परमिशन लेके 1639 में फ्रांसिस डे ने क्या किया था? एक टेरिटरी ली थी और वहाँ पे धीरे धीरे जो है बाद में फोर्ट बना। और ये किला जो है यहाँ पे आप देखोगे फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये 1641 में बन के तैयार हुआ, और बाद में जाके ये मद्रास एक प्रेसिडेंसी प्रॉपर 1652 से शुरू हो जाती है। तो 1652 में मद्रास प्रेसिडेंसी कहाँ? सेंट जॉर्ज किले के अंदर मद्रास में यहाँ पे स्थापित हो जाती है 1652। ठीक है, इसी तरह से बेटा यहाँ पे आप देखते हो कि बॉम्बे के अंदर भी प्रेसिडेंसी बनती है, 1687 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनती है। इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि कलकत्ता में भी बंगाल प्रेसिडेंसी बनती है, ये 1700 में बनती है। तो अलग अलग टाइम में प्रेसिडेंसियाँ बनी थी, सबसे पहले बनी थी मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट, कलकत्ता फोर्ट विलियम वॉज फाउंडेड, ये प्रेसिडेंसी थी फोर्ट विलियम कलकत्ता की। तो ये कब बना था पूछ रहे, या किसने बनाया था? कब बना था मैंने बता दिया 1700 में। किसने? कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? तो चारनॉक थे, जॉब चारनॉक, ये गवर्नर हुआ करते थे इस समय, ब्रिटिश कंपनी के हेड थे, मतलब ब्रिटिश कंपनी के भारत में, जॉब चारनॉक। तो इन्होंने जो है यहाँ पे ये बनाया था किसको? आपका कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम।
उस टाइम राजा था फोर्ट विलियम ब्रिटेन का, उसके नाम पे बना था। ठीक है, तो जॉब चारनॉक ने जो है, दिस वाज जॉब चारनॉक, इन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया, 3 अलग अलग गांव थे जिनकी ज़मींदारी जो है वो दी गई थी औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब के द्वारा बंगाल के इन 3 गांवों की ज़मींदारी पूरी तरह से दी थी अंग्रेज़ों को, जिसका नाम था सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकत्ता। ये सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकत्ता, इन तीनों को इकट्ठा मिला के 1700 के अंदर जो है यहाँ पे बनाया गया क्या, फोर्ट विलियम को। इस फोर्ट विलियम का पहला जो बना प्रेसिडेंट, याद रखना, उनका नाम था चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर, EYRE, चार्ल्स आयर वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ किसके, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, विच नवाब वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में किस नवाब को हराया गया। मैंने पीछे आपको बताया प्लासी का युद्ध 57 तो किसको हराया 1757 में, मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग। देन नेक्स्ट है, इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज प्राइमरीली, इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी भारत मुख्यतः क्यों आई थी बेटा, शुरुआत में क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी और क्या करने आई थी, है ना। नेक्स्ट है, विच इंग्लिश सेटलमेंट वॉज लोकेटेड एट हुगली रिवर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हुगली नदी पर स्थित अंग्रेजी किस की बस्ती कौन सी थी। तो कौन सी जो है आपकी बस्ती थी, कौन सी सेटलमेंट थी हुगली नदी के किनारे। तो हुगली नदी कहाँ से जाती है, कलकत्ता से आती है, तो कलकत्ता थी, सिंपल। मैंने आपको बताया भी 1651 के अंदर कलकत्ता में जो है पहली हुगली नदी के किनारे बनती है इनकी फैक्ट्री, ध्यान देना इसको, 1651 पीछे बताया मैंने आपको। कैरनेटिक वॉर, ये वॉर वाला ना हम पूरा अलग से वीडियो पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया जस्ट, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड है, ब्रिटिशर से रिलेटेड है, तो सवाल पूछा है कि कैरनेटिक के युद्ध जो हुए, 3 युद्ध होते हैं ये, तो ये युद्ध बोलते हैं मुख्यतः किन के बीच हुए। तो बहुत ईजी है, फ्रेंच और ब्रिटिशर, हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में, आपको समझ आ जाएगा फ्रेंच और ब्रिटिशर के बीच में क्यों हुए थे। अभी आप याद रखो, फ्रेंच और ब्रिटिशर 3 होते हैं ये, है ना, पढ़ेंगे इसके बारे में सवाल, तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है अभी तीसरा है, चौथा तो फ्रेंच का होगा, 5वां इसी का है, 5वां वॉर्स वगैरह और ये सारे जितने भी वॉर हुए उनके ऊपर ही वीडियो एक पूरा इकट्ठा बनाऊंगा, वॉर्स एंड ट्रीटी। सवाल पूछता है कौन सा वॉर किसके साथ, कौन सी संधि हुई, क्या हुआ, ये एक पूरा वीडियो इसके ऊपर होगा। नेक्स्ट है, विच एक्ट मार्क द बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी के ऊपर जो पार्लियामेंट का अधिकार था उसकी शुरुआत कौन से कानून से हुई थी। तो बेटा एक कानून आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ कि कंपनी जो है वो अपनी मनमानी कर रही थी, कंपनी जो है करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, और कंपनी का जो इंडिया के अंदर जो है कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो काम करने वाले थे, वो बहुत अमीर होते जा रहे थे, कंपनी जो है वो घाटे में जा रही थी। इसीलिए यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आएगा। एक्ट के बारे में भी हम अलग से ही एक वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ एक्ट से रिलेटेड सवाल होंगे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा उसको पढ़ने में ना। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, दीवानी राइट ग्रांटेड टू दी कंपनी इंक्लूडेड कंट्रोल ओवर। बोलते हैं कंपनी को दीवानी अधिकार में किस पर नियंत्रण मिला। तो किस पर जो है दीवानी अधिकार में कौन सी चीज़ें उनको मिलती थी। तो मैंने बोला दीवानी अधिकार मतलब टैक्स कलेक्शन, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, तो रेवेन्यू कलेक्शन पे उनको क्या मिला, नियंत्रण मिला, सिंपल आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम यहाँ 20 क्वेश्चन के अंदर ही खत्म हो जाएगा ना। सो विच इंग्लिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सब्सिडरी। ये भी बेटा हम गवर्नर जनरल की अलग से ही वीडियो पढ़ेंगे, यहाँ पे एक सवाल बस बीच में आ गया है, सब्सिडरी अलायंस कौन से गवर्नर जनरल ने लाया। ऐसे हम जब गवर्नर जनरल के बारे में सवाल पढ़ रहे होंगे तो हर चीज़ पढ़ेंगे कि उसने क्या किया, उसके समय में क्या हुआ, कौन सी जो है सिस्टम आया, कोई एजुकेशन में क्या हुआ, हर चीज़ गवर्नर जनरल का अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है सब्सिडरी अलायंस जो कि आपका सहायक संधि है, तो लॉर्ड जो आपके क्या थे, वेलेस्ली, तो उन्होंने सहायक संधि जो है लाई थी। आप देखोगे कि 1798 में एक बंदा आता है और 1805 तक रहता है, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली होता है, तो इसने ये लाया था। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन है, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडियन कंपनी क्या बन गई थी। तो भारत में 18वीं शताब्दी मतलब बेटा कि 1799 तक, है ना, ये 18वीं शताब्दी का अंत है। तो यहाँ पर
क्या जो है ये बन गया था, मतलब पूरा 1800 समझ लो, 1701 से 1800 तक, इसके बीच में अंत में मतलब 1800 तक ये क्या बन गई थी। तो ये क्या एक यूनियन बनी थी, ट्रेड यूनियन? बिल्कुल नहीं। टेरिटोरियल पावर? बिल्कुल सही, क्योंकि ये पूरी कुछ जगह पे इसकी हुकूमत पूरी तरह से स्थापित हो गई थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर। तो टेरिटोरियल, कुछ टेरिटरी के ऊपर ये पावर बन चुका था। इस तरह से यहाँ पे टेरिटोरियल पावर, दैट इज़ दी आंसर। और हमारा आज का डिस्कशन खत्म। सो एक रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज़ लाइक करना अगर आपको अच्छा लगता है वीडियोस, तभी जो है मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। कमेंट्स ज़रूर करते रहना, है ना, कि क्या आपको क्या और चाहिए, आंसर जो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, उनके आंसर ज़रूर देना, तभी फ़ायदा है वीडियो देखने का। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने स्टेटस में, अपने ग्रुप्स में, ठीक है। बाकी थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।